जय हिंद प्यारे बच्चों आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 108 टू 125 डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 108 की अगर हम बात करते हैं, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन प्रूव डैट रूट p इज़ इरेशनल। तो जैसे हम रूट 3 वाले क्वेश्चन को करते हैं, सेम उसको भी इसी तरह करना है। लेट अस अज्यूम डैट रूट p इज रेशनल। रूट p रेशनल है, मतलब a अपॉन b के इक्वल ले लिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट p का स्क्वायर a अपॉन b का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचा p इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। b और p की पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद ए स्क्वायर अपॉन पी आ गया। यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो p है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपने लाइन लिख देनी है। उसके बाद आपने लेट करना है p को p k के इक्वल। ठीक है, p को हमने किसके इक्वल कर लिया, p k के इक्वल लेट कर लिया। उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है a की जगह। ठीक है, कर दिया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन पी। पी से स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया और पी बी के नीचे आ जाएगा, के स्क्वायर। यहाँ से भी हमें क्या पता लग रहा है कि जो पी है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी, और पी ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और ए को भी। देयरफॉर ए एंड बी हैव पी एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे, दे आर नॉट कोप्राइम। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो रूट 5 की p क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर 1 के अलावा p है जो इसका कॉमन फैक्टर है दोनों का ही, a और b का, इसलिए रूट p क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 109 की बात करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस और c इज इक्वल टू दिस, एलसीएम गिवन है, हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने ध्यान रखना है एलसीएम कैसे निकलता है। जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे 2 3 है, यहाँ पर 2 3 5 है, यहाँ 2 3 7 है, तो 2 3 5 और 7 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो जितने भी नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो आपने सभी लिख लेने हैं, और इन नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर है, जैसे 2 की पावर हाईएस्ट यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 1 है और एक x है, तो हम x वाली लेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 ही लिखा जाएगा, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 ही लिखा जाएगा। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3780। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 5 जा 20, 27 जा 140 आ गया, इंटू 3 की पावर x। 140 से 3780 को जब डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं 27 आ गया, तो 3 की पावर x और 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम होगा तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ऐसे एलसीएम का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 110, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 2 3 फ्रॉम द y एक्सिस। जब y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि पहला ये x एक्सिस है और दूसरा y है। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की यहाँ 3 है, ये हमारा पॉइंट 2 3 बन रहा है। तो जब मैं y एक्सिस की बात करूँगा इस एक्सिस से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा हमेशा x की वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर मैं x एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता तो y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर y एक्सिस की बात की गई है, तो x एक्सिस का जो ऑर्डिनेट है वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अगर y एक्सिस लिखा होता है, सॉरी x एक्सिस लिखा होता है यहाँ पर, तो इसका आंसर होता 3। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 111, 10 हो गया, 11 की बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं है मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंसेप्ट क्या था, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आप किसके साथ जाएंगे, यूनिक सोल्यूशन वाले के साथ जाइए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से ये A1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू आ गई 2K, C1 की वैल्यू आ गई 2, A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 5 है, और C2 की वैल्यू, क्योंकि देखो एक को राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है और एक इधर है, तो इसको भी इधर लेकर जाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो C2 की वैल्यू आ गई। हमें दोनों वैल्यू किसकी चाहिए, A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, A2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, नॉट इक्वल्स टू, B1 की वैल्यू हमारे पास 2K है, और B2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को इधर ले आते हैं, ठीक है, और इस वाले 2 को इधर ले आते हैं। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 नीचे, नॉट इक्वल्स टू K। तो यहाँ पर जो 15/4 इज नॉट इक्वल्स टू K, यही हमारा आंसर आएगा, आपने ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 112 की। सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5। दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए x और y हैं, उन दोनों का सम 1 2 1 5 है, ठीक है, एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ ईच नंबर विल बी। तो कितने पेयर्स बन सकते हैं वो देखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, क्योंकि HCF 81 दिया हुआ है तो आपने नंबर भी इसी के हिसाब से लेट करने, लेट द नंबर्स भी। एक बार 81x ले लेना है और एक y ले लेना है, ठीक है। फिर क्या है, सम दिया है तो 81x और 81y, इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 1215, ठीक है। क्योंकि मैंने नंबर 81 HCF वाले के साथ ही आपने x और y लगाकर वही दोनों नंबर लेट के लेने और उन दोनों का सम हमें दिया ही है, ठीक है, 1215। यहाँ से 81 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x + y 1215। 81 को दूसरी साइड लेकर जाऊँगा तो 1215 को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आंसर आएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि x + y 15 आ गया। अब x और y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है 15 बनाने के लिए, वो आपने पॉसिबल पेयर देखने हैं, ठीक है। तो पॉसिबल पेयर एक तो हमारे पास बनेगा 1 और 14, ठीक है, 2 और 13, ठीक, 4 और 11 और 7 और 8, ठीक है। तो ये इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सारे ही कोप्राइम नंबर्स हैं, तो हमने कोप्राइम नंबर्स वाला पेयर लेना है, ठीक है। तो ये कितने पेयर बन गए 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, ठीक है, जब भी दो डाइस एक साथ रोल होती हैं तो टॉस की जाती हैं तो टोटल आउटकम आपके पास हमेशा 36 आती है। कौन कौन सी, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, अब इसी के आगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे सभी के साथ आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, ठीक है। तो जिसका सम 8 नहीं आना चाहिए, तो वैसे कितने हैं देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज, तो 8 सम नहीं आना चाहिए। अब 8 वाले कितने, पहले मतलब दोनों को प्लस करके देखा जाए तो एक 2 6 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 6 2 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया और 3 5।
ये 5 ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने से 8 आ रहा है, यानी कि 5/31 प्रोबेबिलिटी होगी 8 के आने की। इन्होंने पर पूछा है कि नहीं आने की, तो जब भी नहीं आने की पूछी है, नॉट गेटिंग सम 8, ठीक है, तो हम 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 5/36, 31/36 इसका आंसर आएगा। क्योंकि नोट लिखा है यहाँ पर, आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो आप नोट वाली करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। बेटर है आप आने वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, उसको 1 से माइनस कर दीजिए, वो नोट की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 114, इफ़ 2 sin 5x इज इक्वल्स टू √3 और x की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक हो सकती है, देन x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको पता है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया 2 sin 5x इज इक्वल्स टू √3, 2 को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, sin 5x इज इक्वल्स टू √3/2। अब sin थीटा √3/2 कब होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो sin 60 पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि अगर मैं 5x की जगह 60 लिखूँ तो √3/2 होगी, यानी कि 5x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60/5, यानी कि 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर cone is 51 square centimeter and its volume is 85 square centimeter, then the height of the cone is, क्या होगी, हाइट क्या होगी। ठीक है, आगे यहाँ पर गिवन क्या है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन इज 51 गिवन है। तो बेस कैसा होता है सर्कुलर कॉन का, अगर कॉन की बात करूँ तो इसका बेस होता है सर्कुलर। ठीक है, यानी कि πr² की वैल्यू मेरे पास गिवन है 51, क्योंकि बेस इसका सर्कल है और सर्कल का एरिया 51 गिवन है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम गिवन है कौन की, कितनी है 85 स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। मैं इसको यहाँ पर इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरे को सीधा πr² की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तो इजी रहेगा मेरे लिए। 1/3 इस πr² की वैल्यू 51 गिवन है, h ये 17 पर कट गया, 17 को दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड किया 85 से, तो 5 आ गया। तो हाइट कितनी आ गई इसकी 5 सेंटीमीटर। तो कई बार हमें डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करने में फ़ायदा है, इंस्टेड ऑफ यहाँ से आर निकालता फिर पाई की वैल्यू पुट करता, वो ज़्यादा लेंथी हो जाता। स्मार्ट वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 116, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो इनमें से कौन सा साइन होगा। तो जब भी जीरोस इक्वल होते हैं आपको पता है कि डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, नेचर ऑफ रूट के अकॉर्डिंग। डी क्या है b² - 4ac। ठीक है, अब 4ac को मैं 0 के दूसरी साइड ले गया तो प्लस में आ गया। अब b की कोई भी वैल्यू हो, मान लो -5 हो या प्लस में हो, स्क्वायर करने से आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, चाहे b की वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, तो मेरे अगर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस आ रहा है तो राइट हैंड साइड पर भी आंसर प्लस में आएगा। अगर यहाँ +4 है तो यहाँ भी +4 आएगा, इसका मतलब। तो ए और सी की दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, 117, इफ़ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर का, 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, जहाँ पर हमारा आर रेडियस है, ठीक है, और लेंथ 22 मीटर है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 22 इंटू 21, यहाँ से आपने इसको कट कर लेना, 11 आ जाएगा। 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारा आंसर आएगा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 118 की बात करते हैं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ बाउल इज दिस। प्रोबेबिलिटी गिवन है, बाउल्स की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 2/x+1। ठीक है। अब मैथमेटिक वर्ड्स की बात करूं अगर मैं, MATHEMATICS, बाउल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। 5 बाउल्स होते हैं, AEIOU। अब इसमें कितने, पहले टोटल लेटर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आउटकम 11 आ गई। बाउल्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 बाउल्स आ गए। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउल्स है वो मैथमेटिक्स से 4/11 है, और वैसे कितनी गिवन है, 2। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x+4 इज इक्वल्स टू 22, 4x इज इक्वल्स टू 22 - 4, 4x इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू 18/4। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 22 4x+4। अच्छा यहाँ क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर 2/x+1 के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो आसान है क्योंकि एक तो उन्होंने बाउल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन ही है और एक आपने निकाल कर देख ली, ये दोनों सेम होंगी इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पर मैंने, और x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 190। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है ABCD और पूछा है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के हैं, पैरेललोग्राम के हैं, रेक्टेंगल के हैं, ट्रेपेजियम के हैं। तो इसके अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सभी में लगाना है, AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, DA निकालना है और डायगनल दोनों निकालने हैं, AC और BD। ठीक है, जब हमने इनको सॉल्व किया, ठीक है, तो AB की वैल्यू मेरे पास आती है 6 यूनिट। आप लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। BC की वैल्यू आ गई 6√2 यूनिट्स। ठीक है, CD की वैल्यू आ गई 6 यूनिट और DA की भी आ गई 6√10 यूनिट। तो आपने पहले चारों साइड निकालनी है। मान लीजिए कुछ भी ऐसा बना हुआ है, अगर ABCD है तो चारों साइड निकालनी है। पहले AB में लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक, फिर BC में निकालना है, फिर CD में लगाना है, DA में लगाना है, उसके बाद डायगनल AC निकालना है और BD निकालना है। तो जब मैंने AC निकाला तो मेरे AC की वैल्यू आई 18 यूनिट। ठीक है, और BD की यूनिट आई मेरी 468 यूनिट। अब आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड AB और CD ऑपोजिट हैं, इक्वल है, BC और DA ऑपोजिट है और इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है पर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है तो ये किसके अंडर काउंट होगा, पैरेललोग्राम के अंदर। क्लियर, चलिए। द AP हैज़ 60 टर्म्स, यानी कि 60 टर्म्स, यहाँ पर n की वैल्यू आपको 60 गिवन है। सीरीज़ के अंदर पहला जो नंबर होता है वो A की वैल्यू होती है। D निकालना हो तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए तो 2 आ गया। फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म 10 टर्म्स। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर 60 टर्म्स हैं, मान लीजिए 1 से लेकर 60 टर्म्स हैं, तो लास्ट की 10 टर्म्स कहाँ से स्टार्ट होगी, 51 से लेकर 60 तक। सिंपल है, लास्ट की 10 टर्म आसान है क्योंकि 51 से लेकर 60 तक ही तो होंगी 10 टर्म, तो उसी के हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A51 टर्म निकालनी है। A51 का मतलब हो गया A + 50D। फार्मूला कौन सा, AN = A + n-1D लगाया मैंने। सारे फार्मूले आपने सामने लिखने हैं। A51 की वैल्यू करूँ तो A की वैल्यू 8 थी, D की वैल्यू 2 है। यहाँ से मेरे A51 टर्म आ गई 108।
ठीक है। अब सम निकालने के लिए बोला है इन्होंने लास्ट 10 टर्म्स का, तो सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब 51 मेरी फर्स्ट टर्म मानी जाएगी क्योंकि मैं 51 से 61 तक काउंट कर रहा हूँ, 51 से 60 तक। टोटल n कितनी है मेरे पास, 10 टर्म के लिए बोला है। फर्स्ट टर्म मेरी 108 आ जाएगी, लास्ट टर्म मेरी 68 टर्म का भी हमें निकालना पड़ेगा कि 60 टर्म का आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि वही लास्ट टर्म होगी। a + 59d, a हमारा 8 है, 59d हमारा 2 है, तो 118 और 8 126 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 126 कर देना है, ये आ गया 5। इन दोनों को प्लस किया तो 234 आ गया, 234 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1170 आ गया। यही मेरा सम। ठीक है, क्योंकि 51 टर्म को मैं इसलिए ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म, क्योंकि मेरे को 51 टर्म से लेकर 60 टर्म तक का सम निकालना है, तो 51 टर्म मेरी फर्स्ट टर्म मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, और 68 टर्म मेरी लास्ट टर्म मानी जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP। मिडल टर्म हम कब पता लगा पाएंगे, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास an की वैल्यू यानी कि l या an की वैल्यू है ही, तो हम an वाला फार्मूला लगा देंगे, a + n-1d। an मेरे पास 230 है, a की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट टर्म यानी 6 है, d मेरा 13 - 6 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7 आ गया। 6 को इधर ले जाकर माइनस करूँगा तो 230 - 6 = n-1 7, ये आ जाएगा 224, और ये 7 ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में ले आते हैं सीधा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 321 32, -1 को इधर ले जाकर प्लस कर देते हैं, तो 32 + 1, तो n की वैल्यू मेरी 33 आ गई। अब मेरे पास n की वैल्यू है, तो मैं मिडल टर्म निकाल सकता हूँ। 33 की जो मिडल टर्म कौन सी होगी, देखिए 16 टर्म यहाँ से छोड़ दीजिए, 16 यहाँ से, तो जो 17 टर्म होगी मेरी, वो मेरी मिडल टर्म मानी जाएगी। अब मिडल टर्म मेरे को पता लग गई कि a17 निकालना है मुझे, जिसका फार्मूला हो गया a + 16d। a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू मेरे पास 7 है। ठीक है, तो 6 + 16 7 जो होता है 112, तो 118 मेरी मिडल टर्म आ गई। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, इफ sin a + b = 1, sin a + b 1 है। ठीक है, और cos a - b मेरे पास √3/2 है। अगर मुझे एंगल वाला टेबल आता है तो साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1 होती है, ये मुझे पता होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पता है कि जब साइन 90 डिग्री होता है तो वो 1 होता है, यानी कि यहाँ पर a + b की जगह 90 होता तो वो 1 होता, यानी कि जो मेरे पास a + b की वैल्यू कितनी है, 90। सिमिलरली cos 30 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2, यानी कि a - b की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। इन दोनों को एक साथ लिखकर एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक, b से b कैंसिल, 2a = 120, a की वैल्यू आ गई 120 / 2 यानी कि 60। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, 60 + b = 90, b की वैल्यू आ जाएगी 90 - 60 यानी कि 30। ठीक है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। एक ट्रायंगुलर ग्रासी फील्ड है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। A cow and a goat are tied each by rope of length 14 meter at the corners of A, B and C। पहले हॉर्स का नाम दिया है, तो A पर हॉर्स टाई किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, B के ऊपर काउ और C के ऊपर गोट, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड
ABC with sides 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of the grass field that can be grazed by them. मतलब तीनों के द्वारा जितना फील्ड ये ग्रेस कर सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ 14 मीटर है, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसकी भी लेंथ 14 है और इसकी भी 14 है। तो ये टोटल कितना पार्ट कर पा रहे हैं, तो ये आप ध्यान से देखें तो ये सेक्टर बन रहा है। तो हमें क्या फार्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आसान सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर 3 थीटा हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो हमें तीनों ही थीटा को क्या करना है, अलग अलग करके प्लस करना है। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 1, इसका थीटा 1 हो गया, इसका थीटा 2 हो गया और ये थीटा 3 हो गया। थीटा 2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 में कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ट्रायंगल के तीनों थीटा यानी कि एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो 180 से 360 को कट किया तो 2 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है, अपॉन में 2 आ गया, आर 14 है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 308 स्क्वायर मीटर आंसर आ जाएगा कि इतने फील्ड पर वो ग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल था पढ़ने में बहुत, पर है आसान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो अगर √3 है, देन प्रूव डैट टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। हमें क्या करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपकी जो जो आइडेंटिटी आप यूज़ करते जाते हैं आपने वो सब लिखनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। अगली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी जगह तो मैंने 1 लिख दिया। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। 1 को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड पर। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है मेरे पास 1 आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आता हूँ राइट हैंड साइड पर, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, जो मुझे प्रूफ करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। टेन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लिया तो नीचे आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर एलसीएम सीधा लेना है तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1। ऊपर ये आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से मैं 1 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1। तो ये 1 आ गया आंसर, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, बट हम क्या होता है कि कंफ्यूज खुद को कर देते हैं। आइए मूव करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार आता है और आपके पेपर में भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ट्रिक क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर,
then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey. तो यहाँ टोटल टाइम दिया है ना, तो जहाँ पर भी आपको टोटल टाइम दिया हो वहाँ पर आपको सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। ठीक है, अब उसके लिए आपको ये ट्रायंगल आना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, DST। यहाँ से पता लग रहा है कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले हमें इसकी ओरिजिनल स्पीड लेट करनी पड़ेगी। लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ गई, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 1 क्या होगा मेरा, पहला डिस्टेंस क्या है 63। ठीक है, ओरिजिनल डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो मेरा टाइम 1 आ गया 63 अपॉन x आवर्स। सिमिलरली टाइम 2 क्या होगा, जो दूसरा डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, पर इसने ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड से इसको चलाया, तो स्पीड में 6 प्लस में इंक्रीज़ कर दूंगा। ये मेरा हो गया टाइम 2। ठीक है, अब दोनों टाइम को प्लस करके मैंने बताया था कि 3 आवर्स के इक्वल आ रहा है। तो टाइम 1 मेरा कितना है 63 अपॉन एक्स, टाइम 2 कितना है 72 अपॉन एक्स प्लस 6, कितने आवर्स के इक्वल है 3 के। अब आपने कुछ नहीं, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे बचा कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल सा 63x 18 378, फिर यहाँ पर आ जाएगा 72x और ये 3x² प्लस 6x यहाँ चला जाएगा। तो 63 और 72 को प्लस कर लेते हैं, 135x आ जाएगा, 378 3x² प्लस 6x। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी। तो क्वाड्रेटिक बना लेनी है 3x², सॉरी यहाँ 18 आएगा, 3 6 18, 18x माइनस 135x माइनस 378 इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो 117x माइनस 378। ज़्यादातर इस जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ कॉमन आने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो मैं 3 कॉमन लेके देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस 39x 3 3 2 6 126। ठीक है, तो 3 0 के इक्वल जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब आपकी सिंपल सी इक्वेशन बनी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाइए या क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी -3 और एक आएगी 42। तो नेगेटिव कभी स्पीड नहीं हो सकती, तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन और वीडियो नंबर 14 अप टू क्वेश्चन नंबर 125। होप आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।